नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज हम फरवरी महीने का पूरा करंट अफेयर पढ़ते हैं। परसों मैंने आपको जनवरी महीने का पढ़ाया था पूरा करंट अफेयर, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लेना। और उसका जो पीडीएफ है ना पूरा जनवरी, अभी वीडियो के बाद ही अपलोड करने जा रहा हूँ। टेलीग्राम पर भी आज अपलोड कर दूंगा, नहीं तो वैसे मैं आपको जो भी पीडीएफ होती है ना वीडियो डालता हूँ। स्टडी वाइन्स ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, इनका लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और चैट में भी, उसमें कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। तो वहाँ पर चले जाना स्टडी वाइन्स एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। और पूरा जनवरी से दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ भी, बजट की सबकी पीडीएफ वहाँ मैंने फ्री अपलोड की हुई है। और इसकी मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सब अपडेट मिलते रहते हैं। और इसकी पीडीएफ, फरवरी वाली की भी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी पहले मैं जनवरी की डालूंगा, फरवरी की कल आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको पता ही है कि वीडियो में क्या क्या कंटेंट होगा। पहले हम पूरे महीने का समसामयिकी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, मतलब क्या क्या घटना घटी हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज इसी वीडियो में अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, इंडेक्स एंड रैंकिंग, ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और लास्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पूरी फुल फ्लेज आपके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो शुरुआत हम करते हैं पहले फरवरी महीने के जो इम्पोर्टेंट, मतलब जो समसामयिकी है, पूरा इंपॉर्टेंट खबरें वो देख लेते हैं। तो 68वां ग्रैमी अवार्ड, 68 ग्रैमी अवार्ड 2026, यह संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ग्रैमी अवार्ड। और इसका आयोजन फरवरी में ही किया गया और 68 एडिशन था ये। और इसका जो आयोजन स्थल था, वेन्यू था लॉस एंजलिस अमेरिका का Crypto.com एरिना में इसका अवार्ड ये दिया गया। और होस्ट किसने किया था? तो होस्ट थे ट्रेवर नोवा, मशहूर कॉमेडियन ट्रेवर नोवा। इन्होंने होस्टिंग की थी इस अवार्ड की। इन्होंने लगातार छठी और आखिरी बार इस समारोह की मेजबानी की है। और इसमें हम हिस्टोरिकल माइलस्टोन देखें तो बैड बनी की एल्बम डेबी टीरस मस फोटोस, ये मतलब कि स्पेनिश नेम है, इसे एल्बम ऑफ द ईयर जीतकर इतिहास रच दिया। यह ग्रैमी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई स्पेनिश भाषा की एल्बम को यह सम्मान मिला है। और इसमें दलाई लामा जी को भी अवार्ड मिला है। पहली जीत है कि 90 वर्ष की आयु में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी जीता है। और इन्हें यह पुरस्कार जो है दलाई लामा जी को बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग के कैटेगरी में मिला है। तो मेडिटेशन, मतलब एक मेडिटेशन की ऑडियो थी, ऑडियो बुक, उसी में इनको मिला है, गाइडेड मेडिटेशन में। कौन सी कैटेगरी में? तो ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में। तो केंड्रिक लैमर का रिकॉर्ड बेस्ट रैप एल्बम जीतकर इन्होंने जेजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जीएनएक्स एल्बम। और अब तक इनके पास कुल 27 ग्रैमी अवार्ड हैं और किसी भी रैपर के पास इनसे अधिक नहीं है। इसके पास, केंड्रिक लैमर के पास सबसे ज़्यादा ग्रैमी के अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है। ये तो मैंने कुछ आपको माइलस्टोन बता दिया जो कि हो सकता है पूछ लिया जाए। अब हम देख लेते हैं विजेता। तो देखिए, पहले है एल्बम ऑफ द ईयर। तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी है? बैड बनी इसके विजेता हैं। और मैंने आपको बताया इनकी एल्बम है टैबी टीरस मेस फोटोज। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये केंड्रिक लैमर और एसजे को मिला है, विजेता है इनकी एल्बम लूथर के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर है बिली आइलिश का। कौन सा सॉन्ग का नाम क्या है? वाइल्ड फ्लावर। बेस्ट रैप एल्बम कौन सी है? तो ये केंड्रिक लैमर की है, जीएनएक्स। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम, ये देखिए बस इतना, ये चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आगे भी आपको ये बता दिया, पर ज़्यादा जो पूछे जाते हैं यही चार है। तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट रैप एल्बम। ठीक, एल्बम ऑफ द ईयर है बैड बनी की, यही जो स्पेनिश नेम है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है केंड्रिक लैमर और एसजे का। ठीक है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर है बिली आइलिश का वाइल्ड फ्लावर। और बेस्ट रैप कौन सी है? जीएनएस किसकी? केंड्रिक लैमर की। अब आगे है बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग। तो लेडी गागा। बेस्ट रैप सॉन्ग केंड्रिक लैमर का, ये पढ़ लेना आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अब आगे है कि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी मैंने पूरी वीडियो अभी ज्योग्राफी में रामसर साइट सारे जो भी अपडेटेड है सारे आपको पढ़ा दूंगा। तो आपको पता है कि रामसर कन्वेंशन क्या होती है। रामसर कन्वेंशन में जो वेटलैंड होते हैं, मतलब कि जो एक तरह से जो दलदली भूमि जिसे हम कहते हैं, जिसमें झीलें, दलदल और मैंग्रोव बाढ़ के मैदान आते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, क्योंकि ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं में भारत में जो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले 96 रामसर साइट थे, लेकिन अब बढ़कर 98 हो गए, 98, जिसमें एक तो अपना उत्तर प्रदेश का
पाटना पश्चिम बिहार और एक क्या कहते हैं धारीधान गुजरात का, इन दोनों को भी चुना गया है। आपको पता होगा, मैंने पिछले ही वीडियो में जनवरी वाले में पढ़ाया था। तो यहाँ पर यह है कि इसकी इस बार की थीम क्या है, तो वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। याद रखिएगा, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव इस बार की थीम है। वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, यही याद रखना बस। तो आगे चलते हैं। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड, इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिल गया है। तो ये क्या होता है, पहले यंग इंडिया लिमिटेड है क्या? तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 2 फरवरी 2026 को यंत्र इंडिया लिमिटेड, जो ये कंपनी है, इसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। और यह कदम भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। तो किसके द्वारा ये दिया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ये यंग इंडिया लिमिटेड है क्या? तो यंग इंडिया लिमिटेड एक हथियार बनाने की भारत की स्वदेशी कंपनी है, भारत की है। पहले भारत सरकार के अंदर ही आती है यंत्र इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय है अपना यहाँ पर महाराष्ट्र के नागपुर में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी इसका मुख्यालय है। तो अब इसे मिनी रत्न दर्जा 1 दे दिया गया, श्रेणी 1। तो मिनी रत्न मतलब श्रेणी 1 दर्जे का महत्व क्या है? सरकार क्यों देती है, ये रक्षा मंत्रालय ने क्यों दिया है? इससे क्या होता है ना, कंपनियों को कुछ लिबर्टी मिल जाती है। किस प्रकार की लिबर्टी मिल जाती है? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पूंजीगत व्यय जो करना होता है, अब कंपनी का बोर्ड नए प्रोजेक्ट और आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ तक का खर्च को बिना सरकार की मंजूरी के ही कर सकता है। पहले क्या था कि अगर खर्चा करना है तो इन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब 500 करोड़ तक का जो खर्चा है ये बिना सरकार के अप्रूवल के ही कर सकते हैं, वो स्वीकृत हो जाएगा। और त्वरित निर्णय यानी क्विक डिसीजन अब ये ले सकते हैं। हमें सैन्य आवश्यकताओं और वैश्विक निर्यात के अवसरों पर कंपनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेगी। सरकार का उनका ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टेक्निकल अपग्रेड, अनुसंधान और विकास यानी R&D के लिए भी इन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। इसके बाद है 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, भारत का 13 एडिशन है ये खंजर। ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इसके बीच में भारत और किर्गिस्तान इस बार कहाँ पर हुई? तो असम में हुई है, मिसामारी में। कौन सा? ये याद रखिएगा, कहाँ पर? मिसामारी में। कौन सा? खंजर सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। आगे है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025। ये स्वच्छता पखवाड़ा क्या है? तो यह स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। इसके तहत विभिन्न मंत्रालय और जो विभाग हैं, ये 15 दिनों का एक विशेष अभियान चलाते हैं ताकि जो स्वच्छता है उसको जन आंदोलन बनाया जा सके। यानी कि सफाई के लिए, अवेयरनेस के लिए 15 दिन का ये क्या कहते हैं अभियान चलाया जाता है विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए और समावेशी विकास को बढ़ावा देना होता है। तो इस पुरस्कार का नाम है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025। पहली बार, प्रथम बार ये शुरू हुआ है। और पहली बार का विजेता कौन है? तो ओडिशा का पारादीप पोर्ट प्राधिकरण इसका विजेता है। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया है। और पुरस्कार किसने दिया है? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग के मंत्री हैं, इन्होंने ये अवार्ड दिया है दिल्ली में। तो इसके बाद है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं और सोरिया अघाई बनी है ईरान की पहली महिला सदस्य। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वैश्विक खेल प्रशासन में एक बड़ा बदलाव करते हुए ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी, जिनका नाम है सोरिया अघाई हजी अगहा, जो आप देख रहे हैं, ये पहली महिला सदस्य मतलब ईरान से जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी है। इनसे पहले ईरान से केवल 3 ही सदस्य बने हैं, IOC में शामिल हुए हैं, जिसमें से पहली महिला सदस्य हैं। और देखा जाए तो 2004 के बाद ईरान से कोई सदस्य नहीं चुना गया था, पहली बार चुना गया, एक महिला को चुना गया है। इनका नाम है सोरिया अघाई। और याद रखना, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? बैडमिंटन। 145वां सत्र था और इटली के मिलान में ये समिट चल रहा था, सेशन चल रहा था। और IOC की वर्तमान में सबसे कम उम्र की सदस्य हैं, ये सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं इस समय। आगे चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़नी है मेरे से, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी वाइंस ऑफिशियल। वहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। 99 में आपको क्या रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, ई बुक सब कुछ मिलेगा डिटेल में, PCS लेवल का। इंडियन पॉलिटी आपको पता है, मैं पढ़ा ही चुका हूँ, पूरी डिटेल वीडियो, ई बुक सब अपलोड हो चुकी है इसकी। और हाँ, अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह लेने हैं ना, तो एप्लीकेशन पर 49 का आता है। ये कहते हैं सभी एग्जाम, चाहे रेलवे हो, SSC हो, आप जिस भी एग्जाम, BPSC किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एक ही साथ अनलॉक हो जाएगा सिर्फ 49 में। अगर आपको नहीं लेना, जब आप
इकोनॉमिक्स का कोर्स लेते हो तो उसमें ऐड हो जाता है अपने आप, उसको अनटिक कर सकते हो। तो 99 में ही आपको वो कोर्स मिलेगा और ई बुक वगैरह भी आप एप्लीकेशन से ले सकते हो। सभी ई बुक अभी ऑफर में 60 रुपये की मिल रही हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो PDF है जनवरी वाली, ये मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करूँगा। स्टडी वाइंस ऑफिशियल टेलीग्राम का नेम है, क्योंकि बहुत फेक भी हैं उस पर टेलीग्राम पर। तो आप 167K से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, नहीं तो आप अभी कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, पिन के थ्रू, उसी के थ्रू चले जाना कमेंट सेक्शन में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आगे है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कहाँ पर लगाया गया है? तो स्पेन के बच्चों, जो स्पेन है ना, स्पेन के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पर, कौन सा देश बना है? स्पेन में 16 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया यूज़ के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने लगाया है। स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, और ये दुनिया का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। और यूरोप का पहला देश है स्पेन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यूरोप में नहीं आता है। तो वैसे देखा जाए ऑल ओवर तो ये दूसरा देश है स्पेन, और यूरोप का पहला देश है। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम आयु पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। अब स्पेन ने फरवरी में यूरोप का पहला देश बन गया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बन गया है। अब आगे है, आगे चलते हैं कि भारत का पहला वृद्धजन बजट, एल्डरली बजट, तो मतलब कि बुजुर्गों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भारत में पहली बार बजट किसी ने पेश किया। कौन से राज्य ने? तो केरल ने। केरल ने जो 2026-27 का बजट है, ये भारत का पहला वृद्धजन बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग से बजट पेश किया है। और यह बजट विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतें और उनके होने वाले सरकारी खर्च पर केंद्रित है। जैसे इनके घोषणाकर्ता केरल के जो वित्त मंत्री हैं KN बालगोपाल ने की है। और कुल आवंटन बजट है कितना? 43,236 करोड़ रुपए। ये बजट का लगभग 19.07% हिस्सा है। इसमें वृद्धों के लिए अलग बजट पेश करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे क्या होगा? इनका कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों पर जो होने वाला कुल सरकारी खर्च है, जैसे पेंशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, उसको एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक ही जगह पर पता चल जाएगा कि पेंशन पर कितना हो रहा है खर्च, मतलब जो भी बुजुर्गों पर खर्च हो रहा है। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी इससे वो कर सकते हैं। भविष्य की जो जनसंख्यिकी चुनौती हैं उससे निपटने के लिए इनके पास डाटा भी इकट्ठा हो जाएगा कि हमारे यहाँ कितने बुजुर्ग हैं, कितने को पेंशन की जरूरत है, कितने इसमें, समझ रहे हो ना, एक तरह से सरकार के पास डाटा भी आ जाएगा। तो पहला जो वृद्धजन बजट है भारत के किस राज्य ने पेश किया है? तो केरल ने। अब आगे है WPL, महिला प्रीमियर लीग। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बड़ोदरा में खेले गए फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर दूसरी बार WPL का खिताब अपने नाम किया है। तो RCB ने WPL दूसरी बार जीत लिया है। पहली बार भी जीते थे, एक बार जीत चुके हैं, मतलब दूसरा खिताब है इनका। और रनर अप कौन सी टीम रही? तो दिल्ली कैपिटल को इन्होंने हराया था और जीत लिया खुद। बड़ोदरा में हुआ था और 204 रनों का लक्ष्य रखा था। और WPL इतिहास का ये सबसे सफल रन चेज था, जो कि RCB ने कर लिया था। तो दिल्ली कैपिटल का स्कोर था 203 रन और 204 रन RCB ने बना लिए थे और जीत गए थे। तो इसमें अगर साझेदारी की बात की जाए तो स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल के बीच 165 रनों की साझेदारी हुई थी, जो कि WPL इतिहास में किसी भी क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। तो विजेता टीम RCB, विजेता टीम दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कैप मंधाना को मिला था और पर्पल कैप आपको पता है जो बॉलर होता है जिसने ज़्यादा विकेटें ली होती हैं उसको मिलता है। सोफी डिवाइन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी सोफी डिवाइन है। इमर्जिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा और प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना को मिला है। अब आगे है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो आपको पता है कि अभी इंडिया में AI का समिट हुआ था और ये वाला जो डॉग है गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला, ये काफ़ी खबरों में रहा था, काफ़ी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि उन्होंने चाइना से लिया था और अपनी यूनिवर्सिटी का बताकर कि हमने डेवलप किया है, तो काफ़ी वो खबरों में आ गए थे ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले। तो वही AI समिट, तो ये 16 से 20 फरवरी तक चला। और कहाँ पर? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। मुख्य आयोजक कौन थे? तो मंत्रालय था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सहयोगी संस्थाओं की बात की जाए ये इतना पूछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रखिएगा कि AI समिट कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। सर्वजन हिताय मतलब सभी का
हित हो भला हो सभी सुखी रहें, सर्वजन सुखाय। और इसके प्रतिभागी कितने थे पार्टिसिपेंट? तो 100 से अधिक देश, 20 प्लस राष्ट्राध्यक्ष और 500 प्लस ग्लोबल एआई लीडर्स यहाँ पर आए थे। तो भारत एआई को केवल एक अवसर के रूप में नहीं बल्कि ब्लूप्रिंट ऑफ टुमारो, कल के खाके के रूप में देखता है। तो भारत में ये एआई समिट किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक फ्रेमवर्क का अनावरण हुआ था। मानव की फुल फॉर्म है, एम से मोरल एंड एथिकल सिस्टम, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन से नेशनल सोवरेनिटी, ए से एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एआई और वी से वैलिड एंड लेजिटिमेट एआई। तो ये हो सकता है आपसे मानव की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, जो कि इस बार का जो एआई समिट हुआ था उसमें मोदी जी ने अपनी स्पीच में ये फ्रेमवर्क बताया था। मानव, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। अब आगे की जो समिट है ना, इसकी अगर हम संरचना देखें, इसमें 3 पिलर थे, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। और 7 कार्य समूह थे, 7 वर्किंग ग्रुप थे कि आर्थिक विकास होगा, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण होगा, सामाजिक समावेश। क्योंकि एआई समिट भारत में पहली बार हुआ है ये वाला, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने सब डाटा यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक। और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व तो भारत ने किया था कि भारत का मानना है कि एआई कुछ देशों या कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, कि किसी देश की इस पर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। पीएम ने पूरी दुनिया को न्योता दिया था, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड डिलीवर टू द वर्ल्ड, कि हमारे भारत में डिजाइन करो, इसको डेवलप करो, बनाओ और दुनिया में एक्सपोर्ट करो। जो एआई मॉडल भारत की विविधता सफल होगा, वह वैश्विक स्तर पर भी सफल होगा। मतलब कि भारत की डाइवर्सिटी में इतनी जहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो एआई मॉडल यहाँ सफल हो जाएगा वो दुनिया में कहीं पर भी सफल हो जाएगा। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया था कि हमारे यहाँ पर आकर डेवलप करो और दुनिया भर में इसे डिलीवर करो। अब आगे बजट। तो फरवरी का महीना है, तो बजट। और बजट मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो बजट है ना, इसकी स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है, अपने स्टडी वाइंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, वहाँ पर देख लेना। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में पढ़ाना है तो आधा घंटा इसी में चला जाएगा, और ये मैं अलग से बना ही चुका हूँ, तो इसलिए ये वीडियो देख लेना। उसके बाद बजट वाली वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर देख लेना, मैंने ये वीडियो डाली हुई है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जो बजट है, आपको पता है कि संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। रिवीजन हो जाएगी आपकी एक तरह से, पढ़ना डिटेल में तो पढ़ लेना। और इसकी पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर मैंने फ्री अपलोड की हुई है। अनुच्छेद 112 में आपको पता है कि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। और भाषण की बात की जाए तो सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमन जी के नाम पे है बजट पे, 2 घंटे 42 मिनट 2020-21 में कोरोना के टाइम इन्होंने दिया था। सबसे छोटा भाषण जो है ये हीरू भाई पटेल के नाम है, मात्र 800 शब्दों का भाषण इन्होंने दिया था। इस बार निर्मला ताई ने, जो इनका 9वां बजट था, 1 घंटा 25 मिनट की इसमें स्पीच दी थी। और इसमें पूरा ये रिसिप्ट वगैरह देख लेना, आंकड़े सब मैंने पढ़ाए हुए हैं बजट में। कुल व्यय जो इस बार का बजट था 53.5 करोड़ का बजट था, जिसमें टोटल रिसिप्ट है 36.5 लाख करोड़ और नॉन टैक्स रिसिप्ट है 28.7 लाख करोड़। ये सब क्या होती हैं, ये सब मैं इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ डिटेल में कि हाँ, एक राजकोषीय घाटा क्या होता है, वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। और राजकोषीय घाटा इस बार का लक्ष्य कि जीडीपी का 4.3% रखा जाएगा। कैपेक्स याद रख लेना कि 12.2 लाख करोड़ का है पूंजीगत व्यय। आगे चलते हैं, तो ये रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया था, पहला बजट है जो कि विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य और एक बड़ा कदम है। कर्तव्य भवन मतलब कि नया संसद भवन में जो कर्तव्य भवन है वहाँ पर तैयार किया गया। और इस बार का जो बजट था उसमें कुल 3 मुख्य स्तंभ हैं। कौन कौन से? आर्थिक विकास, जन आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास, ये मेन पिलर था बजट का। और जो प्रथम अपना बजट था, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्थिक विकास कैसे होगा, तो 6 क्षेत्रों में विकास करके, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि बायोफार्मा में, इन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकल पुर्जे का निर्माण होगा, दुर्लभ जो रेयर मेटल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, पूंजीगत सामान और कंटेनर बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग होगी। और साथ ही में जो पहले के पुराने लेगेसी वाले थे फॉर्म, उनको बंद हो चुकी हैं, उनको शुरू किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। इसी के अंदर आता है क्रिएटिंग चैंपियन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, इनमें फंड वगैरह लोड किया गया। और संरचना सशक्त बल, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्च होगा। ये सब आगे चलते हैं पढ़ चुके हैं हम। 7 नए कॉरिडोर रेलवे के बनाए जाएंगे। दूसरा कर्तव्य कौन था? तो दूसरा कर्तव्य था आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण। सब देख लेना एक बार आप, ठीक है। हाँ, विस्तार की फुल फॉर्म याद रख लेना।
वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। मैंने यहाँ पर सारी स्लाइड लगा दी हैं और आधे घंटा 45 मिनट का टॉपिक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ये। चलिए अब आगे चलते हैं। नेशनल करंट अफेयर, बजट देख लेना, ठीक है। मैंने एक बार थोड़ा सा दे दिया वैसे ओवरव्यू, और बजट की पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ एप्लीकेशन पर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आगे नेशनल करंट अफेयर देखते हैं। तो भारत टैक्सी देश का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। तो भारत सरकार क्या करने जा रही है, जैसे जो कैब एग्रीगेटर है ना, प्राइवेट वाले, उबर ओला, इनके ऑप्शन के रूप में भारत सरकार अपनी तरफ से भारत टैक्सी चलाने जा रही है। मतलब कि इसमें ओला उबर की तरह ही होगा कि जैसे आप ओला उबर में जो काम करते हैं, वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी मनमानी करती हैं, कमीशन वगैरह हाई चार्ज करती हैं। यहाँ सरकार कह रही है कि कोऑपरेटिव उसकी तरह होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे होती है ना, वैसे होगा, जिसमें आप ही भागीदार होंगे। यहाँ पर कमीशन भी बहुत कम लगेगी। और क्या कहते हैं, अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में भी ये शुरू होगा पहले। उसके बाद आगे आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, अगले 3 वर्षों में पूरे भारत में विस्तार होगा इसका। तो यह अन्य ऐप से अलग क्यों है, मतलब जैसे ओला उबर है उससे अलग क्या है इसमें। तो भारत टैक्सी केवल एक ऐप नहीं है बल्कि एक कोऑपरेटिव मॉडल है। और कोऑपरेटिव मॉडल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ना, उसमें पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ कि कोऑपरेटिव मॉडल क्या होता है, जिसमें कोई एक मालिक नहीं होता, सब मालिक होते हैं। ये सब मतलब कुछ लोगों का समूह मिलकर कोई शुरू करे, संस्था शुरू करे, जिसमें जो प्रॉफिट भी होता है बराबर बराबर सब में बढ़ता है, कोऑपरेटिव मॉडल होता है। इसमें कोई एक मालिक नहीं होता कि मैं मालिक हूँ, नहीं। कोऑपरेटिव मॉडल के स्तंभ में जैसे ड्राइवर ओनरशिप, इसमें ड्राइवर का मालिकाना हक होगा। इसमें ड्राइवर केवल कर्मचारी नहीं बल्कि सोसाइटी का स्टेक होल्डर होगा और मुनाफे का हिस्सा सीधा उसे मिलेगा। सर्ज फ्री प्राइसिंग, इसमें निजी कंपनियों की तरह मांग बढ़ने पर किराया नहीं बढ़ेगा। जैसे उसमें ओला उबर में क्या होता है कि अगर ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस वगैरह इन्फ्लेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। रात को अगर आप ओला उबर सर्च करोगे तो प्राइस ज़्यादा होंगे उसमें। डिमांड जब ज़्यादा होती है तो किराया महंगा होता है, पर इसमें वैसा नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट कमीशन, इसमें 100 रुपये की कमाई पर 80 रुपये ड्राइवर के पास जाएंगे और केवल 20 रुपये प्लेटफॉर्म के पास जाएंगे। यह निजी ऐप के मुकाबले बहुत कम कमीशन है। मल्टी मोबिलिटी, यहाँ कार के अलावा 3 व्हीलर 2 व्हीलर की भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये है भारत टैक्सी। अब है भारत में 2 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन का शुभारंभ। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपको पता है भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार चाहती है कि सेमीकंडक्टर हमारे भारत में ही बने, क्योंकि जो भी ये सब हैं, चिप वगैरह हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसमें लगती है। और आपको पता है इसमें मोनोपोली एक तरह से चाइना की है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में क्वालकॉम, याद रखिएगा, क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया का सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया है। और यह भारत के डीप टेक सफर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कहाँ पर? तो ये कि कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्वालकॉम, क्वालकॉम के द्वारा किया गया है। और कौन सा मिशन था ये, अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 2 नैनोमीटर की ये तकनीक है, बहुत छोटा होता है ये चिप, जिसे डिज़ाइन किसने डेवलप किया है, क्वालकॉम के द्वारा डेवलप किया गया है 2 नैनोमीटर का। कहाँ पर? कर्नाटक, बेंगलोर में। आगे है कि केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मिली कैबिनेट की मंजूरी। अब आपको पता है कि जो केरल का नाम बदलकर जो केरलम कर दिया गया है, मतलब बहुत दिन से जो राज्य सरकार थी केरल की मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी, क्योंकि केरल का पहले नाम केरलम ही था, अंग्रेजों ने आके केरला कर दिया था। अब वो कह रहे हैं कि जो पहले हमारा नाम था वही होना चाहिए। तो सरकार के द्वारा भी अब इसको अप्रूवल मिल गया है, तो केरल का नाम बदलकर केरलम हो जाएगा। तो 25 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। और क्या नाम होगा? केरलम। तो संविधान अगर आपने मुझसे पढ़ा एप्लीकेशन पर पॉलिटी, तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कोई राज्य चाहे तो क्या अपने राज्य का नाम बदल सकती है, तो नहीं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके अनुसार क्या कहा कि अगर किसी के राज्य का नाम या उसका सीमा क्षेत्र बदलने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य नहीं बदल सकता है। तो विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो चुका था कि हाँ, फिर राज्य की संसद से चाहिए थी अब अप्रूवल, तो केंद्र सरकार ने दे दी है, अप्रूवल मिल गई है। तो राज्य का मूल भाषाई मलयालम और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देना है। तो अनुच्छेद 3 में ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है इसकी, तो यह संसद को किसी राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्रफल बदलने का अधिकार देता है। इससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा उनसे पूछना पड़ता है, उसके बाद ये संसद में पेश होता है। फिर राज्य की राय, राष्ट्रपति विधेयक की संबंधित राज्य की विधानसभा से राय लेता है। विधानसभा की राय लेने का मतलब वहाँ से पहले पास करवाओ, वहाँ से पास हो जाएगा, फिर संसद में सिंपल मेजोरिटी से पारित किया जाएगा। उसके बाद फिर प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता है, तब जाकर राज्य का नाम बदल दिया जाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पॉलिटी वाली क्लास में। तो आगे है नागालैंड में संगतम नागा समुदाय के द्वारा
पेंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। ये जो पेंगोलिन है आपने देखा होगा, हो सकता है चिड़ियाघर वगैरह में कहीं देखा होगा पेंगोलिन। तो इसका ना लोग शिकार करते हैं। शिकार क्यों करते हैं? कुछ तो इसके आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए, कुछ कहते हैं दवाइयाँ वगैरह बनती है, मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए इसका शिकार करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इसका हाई प्राइस मिलता है, इसीलिए लोग इसके शिकार करके बेचारे को मार देते हैं और बेच देते हैं। तो अब नागालैंड में भी बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहा था, तो नागालैंड में अब इसका शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। कौन सी जनजाति करती थी? संगतम नागा जनजाति। तो पेंगोलिन के शिकार पर और अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो देखिए, प्रस्तावित करने वाली संस्था कौन सी है? तो यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी वहाँ की लोकल संस्था है। समुदाय कौन सा है? संगतम नागा। प्रतिबंध का दायरा क्या है कि पेंगोलिन का शिकार और व्यापार अब नहीं होगा। और प्रोजेक्ट का नाम क्या था? पेंगोलिन ट्रैफिकिंग प्रोजेक्ट। तो पेंगोलिन को संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसकी अ, तस्करी होती है। तस्करी समझ रहे हो ना, कि इलीगल तरीके से एक जगह इसको बेचते हैं, मतलब दूसरी कंट्री में बेचा जाता है। तो पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला मैमल है, सबसे अधिक। ये इसको तस्करी क्यों होती है? क्योंकि इसके जो शल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं। शल्क मतलब कि ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, वो पंख तो नहीं कहेंगे ना हम, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको शल्क कहते हैं। तो इसका जो शल्क है वो बेचे जाते हैं। और क्योंकि इसका जो शल्क है ना, उसे कैरेटिन, इनमें कैरेटिन होता है। तो जो पारंपरिक दवाएं होती हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन मेडिसिन होती है, उसमें इसका उपयोग होता है। और इसकी मांस भी काफ़ी लोग खाते हैं, इसका मांस की खपत भी काफ़ी होती है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी भारी मांग होती है पेंगोलिन की। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर पेंगोलिन सब खत्म कर दिया जाए? क्योंकि जो पेंगोलिन है ना, ये चींटियाँ और जो दीमक होते हैं, इनकी आबादी को कंट्रोल करते हैं। हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए पेंगोलिन का होना ज़रूरी है। ये दीमक वगैरह जो होते हैं, उनकी आबादी को कंट्रोल करते हैं और चींटियों की आबादी को कंट्रोल करते हैं। तो भारत में जो पेंगोलिन है, इनकी प्रजाति और कानूनी स्थिति अगर आप देखो, तो भारत में पेंगोलिन की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक इंडियन पेंगोलिन, जो कि संकटग्रस्त है, और एक चाइनीज़ पेंगोलिन, जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन 2 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। इन्हें कानूनी सुरक्षा मिली हुई है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में इसे अनुसूची 1 के तहत रखा गया है। मतलब कि बाघ के समान इसकी सुरक्षा है, कि जैसे आप बाघ को नहीं मार सकते ना, वैसे ही उसके बराबर की सुरक्षा है। लेकिन फिर भी इलीगल तरीके से लोग इसकी ट्रैफिकिंग करते हैं। तो अब तो जो नागालैंड की कम्युनिटी है, उन्होंने आपस में बैन कर दिया इसको। अब आ गया कि राष्ट्रपति भवन में राजा जी उत्सव और प्रतिमा का अनावरण। जो राष्ट्रपति भवन में राजा जी उत्सव और प्रतिमा का अनावरण किया गया है, 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी कहा जाता था, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन के अशोक मंडप के पास मुख्य जो सीढ़ियाँ, वहाँ पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ऐतिहासिक बदलाव की बात की जाए, तो राजा जी की इस प्रतिमा ने ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह ली है। पहले यहाँ पर एडविन लुटियंस की प्रतिमा होती थी, उनका प्रतिमा को हटाकर अब राजा जी की प्रतिमा लगा दी गई है। तो यह परिवर्तन पंच प्राण, यानी कि पंच प्राण के तहत जो गुलामी की मानसिकता थी, जो कॉलोनियल माइंडसेट था, मतलब अंग्रेजों ने जो जो किया था, अपनी मूर्ति वगैरह लगाई थी, उसको हटाकर अब हम अपने भारत के जो महापुरुष हैं, हमारे जो हैं, उनकी प्रतिमाएं लगा रहे हैं। तो राजा जी के जीवन पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी 24 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित की जा रही है। तो बस इतना याद रखना कि किसकी प्रतिमा लगी है। तो ये लगी है राष्ट्रपति भवन में, क्या कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की। अब आगे है, चक्रवर्ती अगर राजगोपालाचारी की बात करें, तो भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, और गांधी जी की जेल अवधि के दौरान यंग इंडिया का संपादन इन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रह चुके थे। 1957 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है। आगे है पलामू टाइगर रिजर्व वन जीवी दीदी पहल। तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर एक क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। तो ये वन जीवी दीदी पहल क्या है? तो देखिए, पहले तो पहल का नाम याद रखिएगा, वन जीवी दीदी पहल है, जो झारखंड का टाइगर रिजर्व है ना, जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। यहाँ का जो इस टाइगर रिजर्व से जो सीमावर्ती गांव थे, 17 गांवों को 306 महिलाओं, मतलब कि प्रति गांव से 18 महिलाओं को लिया गया, ताकि
जो यहाँ के वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए महिलाओं को एक सहयोग मिल सके, वहाँ की लोकल महिलाओं का सहयोग मिल सके और उनको इसके बदले में 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे झारखंड वन विभाग के द्वारा। तो यह पहल शुरू की गई। तो स्टाफ की कमी, पलामू टाइगर रिजर्व में फ्रंट लाइन पदों पर जैसे कि वन रक्षक वगैरह जो हैं उनकी लगभग 95% रिक्तियां हैं, मतलब वैकेंसी खाली थी। तो वहाँ की जो लोकल महिलाएं थी 306 महिलाओं का एक नेटवर्क उस कमी को पूरा करने के लिए एक नागरिक निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करेगा। लोकल रहेंगे तो उनको और भी आसान रहेगा इससे कि कहीं और से आए। तो सामुदायिक भागीदारी, तो संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी ना मानकर जन आंदोलन बनाना और साथ में उनकी आजीविका भी हो जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा। तो अब जो ऐतिहासिक गौरव की बात करें तो 1932 में पदचिन्ह के माध्यम से दुनिया की पहली बाघ गणना यहीं से की गई थी। याद रखिएगा, पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1932 में पदचिन्ह के माध्यम से दुनिया की पहली बाघ गणना, बाघों के जो सेंसस हुआ था यहीं से हुआ था। और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी 9 रिजर्वों में से ये एक है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और प्रमुख नदियां यहाँ से बहती हैं, उत्तर कोयल, औरंगा और बुरहा। ये मतलब पलामू टाइगर रिजर्व के स्ट्रेटेजी के ऑपरेशन है, हो सकता है बन जाए। आगे चलते हैं अब। तो पीएम मोदी को इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान मिला है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो पीएम मोदी को इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल 25 फरवरी 2026 को दिया गया है इजराइल की संसद नेसेट के द्वारा, और उनका सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया है। सम्मान को पाने वाले ये दुनिया के पहले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इसके द्वारा दिया गया। तो नेसेट के वहाँ मतलब जैसे हमारे यहाँ संसद है वहाँ उसे नेसेट कहा जाता है। उनके जो स्पीकर थे अमीर ओहाना के द्वारा दिया गया है। कहाँ पर? यरूशलेम। मेडल को पाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। आगे है अब अब हम इंटरनेशनल खबरें पढ़ रहे हैं। नेशनल हो गया ना, नेशनल करंट अफेयर हमने पढ़ ली और अब ये भी नेशनल हो गया, ये इंटरनेशनल। तो रूस की ख्वाबोरोव्स्क पनडुब्बी और पोसाइडन ड्रोन का लॉन्च हुआ है। ये क्या, कौन सी? ख्वाबोरोव्स्क, ये रशियन नेम है इसलिए ख्वाबोरोव्स्क, और पोसाइडन ड्रोन। ख्वाबोरोव्स्क पनडुब्बी है और पोसाइडन ड्रोन है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चाओं में रहा था तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो रूस ने अपनी अत्याधुनिक परमाणु चलित पनडुब्बी ख्वाबोरोव्स्क को लॉन्च किया है और यह पनडुब्बी विशेष रूप से दुनिया के सबसे घातक अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए बनाई गई है। ये जो अंडर वाटर ड्रोन है पोसाइडन, जहाँ पर भी मतलब टारगेट लो करके ख़त्म कर सकता है, उसको ले जाने के लिए पनडुब्बी है ख्वाबोरोव्स्क बनी है। ठीक है, ख्वाबोरोव्स्क पनडुब्बी है और उसके अंदर ड्रोन कौन सा? पोसाइडन ड्रोन। तो पनडुब्बी का नाम क्या है? ख्वाबोरोव्स्क। ड्रोन का नाम है पोसाइडन। इसे डूम्सडे ड्रोन भी कहते हैं। और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रशिया की है, इतना याद रखिएगा। आगे के जापान आम चुनाव हुए हैं और प्रधानमंत्री बनी है सनाए तकाइची। ऐतिहासिक जीत मिली है इन्हें। तो 8 फरवरी को जापान में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो प्रधानमंत्री कौन बनी है? सनाए तकाइची। ये जापान की पहली महिला सीएम बनी है, सॉरी पीएम बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका राजनीतिक दल कौन सा है? तो एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो लोअर हाउस वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ का लोअर हाउस लोकसभा है ना, अपर हाउस राज्यसभा है, वहाँ का जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और कुल सीटें हैं 465। इतना आपको याद नहीं रखना, इतना तो जापान वाले याद रखेंगे। आप बस इतना याद रखिएगा सनाए तकाइजी जो हैं ये बनी है वहाँ की जापान की पीएम। आगे भारत ब्राज़ील शिखर सम्मेलन, 10 ऐतिहासिक समझौते हुए हैं भारत और ब्राज़ील के बीच में। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं कौन से? लूला डा सिल्वा। ये भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कुछ 10 ऐतिहासिक समझौते, 10 एमओयू साइन हुए हैं। तो प्रमुख नेता कौन से थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा। हैदराबाद में हुआ, और हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में। और अगले 5 वर्षों में $20 अरब का दोनों देशों के बीच में व्यापार का लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। ये जो 10 प्रमुख समझौते थे यहाँ पर मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण खनिज के यानी कि सेमीकंडक्टर और ईवी बैटरी के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन बनाना, डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य और हेल्थ और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एमएसएमई और उद्यमिता के क्षेत्र में, ट्रेडिशनल नॉलेज के क्षेत्र में, आयुर्वेद वगैरह का जो ज्ञान है, मास कम्युनिकेशन, डिफेंस में, एनर्जी, एग्रीटेक, साइबर सिक्योरिटी। अब आगे है ऑपरेशन गजब लिल हक। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी आपको पता है कि संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे देशों के ऊपर ये हमले कर रहे हैं।
तो ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन गजब लिल हक, ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है। तो 26 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन गजब लिल हक का नाम इन्होंने दिया, जिसका मतलब है, यह उर्दू शब्द है गजब लिल हक ऑपरेशन, जिसका अर्थ है न्याय के लिए क्रोध। और यह हाल के वर्ष में डूरंड रेखा, आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा, तो इन पर गंभीर सैन्य टकराव हुआ है। दोनों के बीच में क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी हुई है, और वायलेशन वायलेशन हुई है सीमा पर, और डूरन लैंड डिस्प्यूट के कारण, मतलब आपको पता है कि वहाँ पर इन दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी आपको पता है कि बहुत, जब से तालिबान आया इनके बीच में बन नहीं रही है, और बनने ना कारण लोग रोज आप देखते हो कि यहाँ से हमला हो गया, फिर उन्होंने हमला कर दिया, तो अफगानिस्तान ने हमला करके कुछ उड़ा दिए थे बंकर वगैरह, तो अब ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हम उसका बदला लेंगे। ऑपरेशन गजब लिल हक इन्होंने चलाया। बस इतना याद रख लेना यहाँ पर कि ऑपरेशन गजब लिल हक किसके द्वारा चलाया गया, तो पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया। और किन दोनों देशों के बीच में, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। अब आगे कि भारत मालदीव संबंध, पहली हाई स्पीड फेरी का उपहार। भारत ने पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट दी है मालदीव को। तो भारत ने मालदीव को उसकी पहली हाई स्पीड फेरी भेंट की है, और यह कदम दोनों देशों के बीच समुद्री कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। HICDP फेज 3 और राज्य ट्रांसपोर्ट लिंक, ये क्या है अभी आपको बताता हूँ, देखिए। पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं परियोजना, जो ये फेरी की संख्या कितनी है। तो जनवरी 2025 में समझौता हुआ था भारत और मालदीव के बीच में कि जो भारत है 12 हाई स्पीड फेरी मालदीव को देगा, जिसमें से पहली उन्होंने सौंप दी है। और यह फेरी जो है ना, मालदीव के राष्ट्रीय फेरी नेटवर्क, जिसे राज्य ट्रांसपोर्ट लिंक कहा जाता है, का हिस्सा बनेगी। राज्य ट्रांसपोर्ट लिंक क्या है, मालदीव के छोटे छोटे द्वीप है ना, वहाँ पर बिखरे हुए द्वीप हैं, तो ये क्या करती है, एक द्वीप के दूसरे द्वीप पर जोड़ती है, मतलब इसी के द्वारा, वहाँ पटरी तो बिछा नहीं सकते, तो ये फेरी वगैरह चलती हैं, उन्हीं से जोड़ी जाएगी। तो मालदीव के बिखरे हुए द्वीपों के बीच परिवहन को सस्ता और तेज और विश्वसनीय बनाना इसका, ये जो भारत गिफ्ट करेगा जो, इसमें अगर आप देखोगे तो मिलियन मालदीवियन रुपया 55 करोड़ का कुल अनुदान है, ये गिफ्ट है। अब आगे चलें, करने कितने, 12 भारत ने वादा किया है, 12 फेरी सौंपी जाएगी। आगे भैया कि वैश्विक अनुसंधान एवं विकास, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा की एक रिपोर्ट आई है कि कौन सा देश रिसर्च पर ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जो भी देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा करता है ना, वो उतना ही ज़्यादा विकसित होता है। इतना ही समझ लीजिए, कोई भी देश अगर रिसर्च पर खर्चा कर रहा है कि हाँ किसी चीज़ के, तो उतनी इन्वेस्टमेंट अगर उस पर लगा रहा है तो उसको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो पहले अमेरिका हमेशा इसमें आगे रहता था, R&D के मामले में सबसे ज़्यादा खर्चा अमेरिका करता था। लेकिन इस बार चाइना ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। चाइना 785.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस पर खर्च कर रहा है, R&D पर, आप देख पा रहे हो। और क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है, जापान तीसरे नंबर पर आता है, और आप भारत को ढूंढ रहे होगे ना, तो भारत 7वें नंबर पर आता है। भारत लगभग 75.7 मिलियन डॉलर। तो नंबर 1 पर कौन आ गया है, चाइना। ये जो इंडेक्स है, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो आगे अब हमने नेशनल करंट अफेयर पढ़ लिया, इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ लिया, समसामयिकी पढ़ ली। अब हम अपॉइंटमेंट देखते हैं केवल फरवरी वाले महीने के। जनवरी से दिसंबर मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ा चुका हूँ। करंट अफेयर यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसकी PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जनवरी अब 2026 जो शुरू हुआ है, अभी मैंने परसों ही पढ़ाया। मंथली अब करंट अफेयर मैं कंटिन्यू रखूंगा, मतलब मार्च अप्रैल सबका पढ़ाऊंगा। अब आज फरवरी का पढ़ा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा। तो सर्वेश रंजन बने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर। कौन, सर्वेश रंजन, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं, ये फरवरी महीने के हैं सब। निवेदिता दुबे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मानव संसाधन सदस्य के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। ये इस बोर्ड पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हैं, इसलिए नाम इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है, निवेदिता दुबे। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC, यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने M अनीता को रक्षा विभाग में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो M अनीता को रक्षा विभाग में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य सोरिया अघाई, मैंने आपको पढ़ाया, उनको निर्वाचित किया है।
उसके बाद है निधि छिब्बर, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का जो अतिरिक्त प्रभार है अभी इनको दे दिया है टेम्पररी रूप से। इससे पहले बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ थे नीति आयोग के, सुब्रमण्यम। अब उनकी जगह पर निधि छिब्बर को बनाया गया, अतिरिक्त कार्यभार इन्हें सौंपा गया है। आगे चलें तो आगे अवार्ड एंड ऑनर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अनुसंधान पुरस्कार कैटेगरी में अगर आप देखो तो क्रैफोर्ड प्राइज 2026, ये प्रसिद्ध जलवायु शोधकर्ता वीरभद्रन रामनाथन, इन्हें जिसे कि भूविज्ञान का नोबेल प्राइज कहा जाता है, क्रैफोर्ड प्राइज, ये मिला है किसको? वीरभद्रन रामनाथन को। और फिप्पी अवार्ड मिला है इंडिया एनर्जी वीक में ऑयल इंडिया लिमिटेड को, इसे कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और मानवतावादी की कैटेगरी में देखें तो ये मैंने कैटेगरी अलग अलग डिवाइड कर दी है, पर आपको कैटेगरी थोड़ा ना याद होनी चाहिए, कैटेगरी की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये अवार्ड किसे मिला वो पता होना चाहिए। तो चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये पुडुचेरी के अरविंद आई केयर सिस्टम को, उनका केयर सिस्टम है, मतलब एक हॉस्पिटल है आंखों का, उनके डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चुना गया है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा पुरस्कार, तो भूटान की ग्लायुम अशी दोरजी वांगमो वांगचुक, बस वांगचुक याद रख लेना, इतना बड़ा नहीं रख पाओगे याद, वांगचुक को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे ग्लोबल टीचर प्राइज, तो ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है रूबल नागी को, रूबल नागी। उसके बाद है मानद डॉक्टरेट यानी ऑनररी डॉक्टरेट, जो पीएचडी वगैरह दे दी जाती है ना, मतलब आपने नहीं भी की होती है, ऑनर के रूप में दी जाती है, तो शशि थरूर को मिली है सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी से, कोलकाता की। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड में महाराष्ट्र के 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल को सांस्कृतिक विरासत के रूप में अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। तो ये वसई कैथेड्रल क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, और यह महाराष्ट्र के वसई में स्थित है, लगभग 475 साल पुराना है, और यह पुर्तगाली वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। तो इसी को अब अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, याद रखिएगा। अब आगे है खेल जगत में ही अवार्ड एंड ऑनर्स में, तो एलिना रिबाकिना, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल की चैंपियन बनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंने जनवरी वाले करंट अफेयर में ही आपको सारे पढ़ा दिए हैं। भारतीय शूटिंग टीम अगर आप देखो तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में कुल 94 पदक मिले हैं, 51 गोल्ड, 23 रजत, 30 कांस्य। के बाद है स्टेफानोस, तो स्टेफानोस को दिल्ली ओपन 2026 में अपना पहला एटीपी चैलेंजर एकल खिताब जीता है। स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है, याद रखिएगा। नॉर्वे में शीतकालीन ओलंपिक में 17 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। विंटर ओलंपिक में भी आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, इसी में ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा, उस कैटेगरी में पढ़ाऊंगा, यहाँ पर बस इतना याद रख लेना। और कबाक यानो ने अर्जेंटीना के माउंट एकांगुआ में सफलतापूर्वक इन्होंने फतह किया, इनका नाम है कबाक यानो, अर्जेंटीना का माउंट एकांगुआ। अब आगे है 79th बाफ्ता अवार्ड, तो लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसकी फुल फॉर्म है बाफ्ता की, ये पुरस्कारों की घोषणा हुई है, और इसका होस्ट किया था एलन कमिंग के द्वारा होस्टिंग की गई थी। और सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं वन बैटल ऑफ अनदर मूवी को, इसने कुल 6 पुरस्कार जीते हैं, बाफ्ता अवार्ड जीते हैं, और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन भी इसी मूवी की थी। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल ऑफ अनदर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जिसने ये मूवी डायरेक्ट की है, पॉल थॉमसन एंडरसन। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जैसी बकले को, और ये हेमलेट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट अरामियो को, आइसवेयर मूवी के लिए। और बाकी मैंने यहाँ पर सारे डाल दिए हैं, आपके लिए बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्टर डायरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्टर डायरेक्टर और मूवी, एक्टर डायरेक्टर मूवी एक्ट्रेस। बाकी कई बार क्या होता है कि अगर एग्जामिनर थोड़ा टफ क्वेश्चन डालना चाहे तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस और सपोर्टिंग एक्टर भी पूछ लेता है। तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वनमी मोसाकू को, और सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है सीन पेन को, और अब बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, बाफ्ता अवार्ड में मैंने इसलिए इसको अलग से कर दिया, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है कि बोंग जो शॉर्ट फिल्म है, इसके लिए भारत में भी अवार्ड मिला है। ये मणिपुरी भाषा की फिल्म है जो कि बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म है। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में इसे अवार्ड मिला है, फिल्म बोंग को। मणिपुरी भाषा की फिल्म है, इसकी निर्देशक हैं लक्ष्मी प्रिया देवी,
और इसके प्रोड्यूसर हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी। और यह इस श्रेणी में बाफ्ता जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है। यह फिल्म मणिपुर के एक छोटे लड़के की कहानी है जो अपने लापता पिता को खोजने के लिए यात्रा पर लगा हुआ है। तो बूंग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मणिपुरी भाषा की फिल्म है जो कि मतलब भारतीय मूवी है जिसको मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आपके लिए। अब आ गया बुक्स एंड ऑथर्स। तो ई माटी कथा कहे, ये जो बुक है, ये लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ये ओडिशा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित भाषा है, ओडिशा भाषा में। पक्षी जगतबंधु द ग्रेट कमांडर, ये भी विश्वभूषण हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। ये स्वतंत्रता सेनानी सेनानी जो कि पाइका विद्रोह के नेता थे, उनके जीवन पर आधारित है। और स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये जनरल एम नरवणे के ऊपर है। तो पूर्व थल सेना प्रमुख की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी और उनके सैन्य नेतृत्व की यात्रा इसमें है, मतलब उनकी जनरल नरवणे जो है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो जनरल नरवणे जो है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। के बाद सीपी राधाकृष्णन के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है। इसमें लोकल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य समझाने के लिए ये एडिशन आया है। उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है, सॉरी, मतलब लिखा नहीं है, इन्होंने जारी किया है। अब आगे कानूनी शब्दावली, इसका 8 एडिशन आया विधि मंत्रालय द्वारा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, ये भी राधा कृष्णन के द्वारा जारी है, तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अब आगे है अपना इंडेक्स एंड रैंकिंग। पहला अपना इंडेक्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशंस इंडेक्स। तो विश्व बौद्धिक फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें टोटल देश होते हैं 154। इसमें पहला स्थान इस बार मिला सिंगापुर को। मतलब कि समझो कि इसका जैसे नाम ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। इसका जो पैमाना होता है मानवता के सामूहिक हित के आधार पर, कलेक्टिव गुड ऑफ ह्यूमैनिटी के आधार पर देश को देखा जाता है कि कौन सा जो देश है वो अपने नागरिकों के लिए, मतलब उनकी भलाई के लिए, मानवता के लिए अच्छा कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पर आता है। और इसमें आप देखो कि सिंगापुर नंबर 1 पर आ रहा है। टॉप 10 में एकमात्र एशियाई देश है। स्विट्जरलैंड 2 पर आ रहा है। भारत यहाँ पर नहीं आएगा, भारत बहुत पीछे है अब इसमें। तो नंबर 1 पर याद रख लेना सिंगापुर, ठीक। अब आगे है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में अगर आप देखो तो नंबर 1 पर है डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। और अंतिम स्थान है इस मामले में अफगानिस्तान को। भारत की रैंक है 131, 131। अमेरिका की रैंक है 31। और इसमें मतलब जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो न्याय है, उनकी सिक्योरिटी है, उसके आधार पर ये इंडेक्स जारी होता है, जिसमें भारत 131वें नंबर पर है। डेनमार्क याद रखिएगा नंबर 1 पर है। तो नंबर 1 पर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, एक वाले याद रख लेना, बस बहुत है। आखिरी में अगर इसमें इस मामले में सबसे खराब प्रदर्शन मतलब महिलाओं के मामले में, तो अफगानिस्तान सबसे नीचे है, 181। अब आगे भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये जो इंडेक्स आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। इसमें पहला स्थान मतलब जो कि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत कम भ्रष्टाचार जहां पर है, तो वह डेनमार्क लगातार 8वीं बार ये शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है दक्षिण सूडान और सोमालिया में, ये सबसे नीचे हैं। भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत की रैंक है 91। भारत का स्कोर है 39। स्कोर दिया जाता है 0 से लेकर 100 के बीच में। 0 का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। जैसे जैसे स्कोर आगे बढ़ता है मतलब वहाँ पर भ्रष्टाचार कम है। तब समझ लो नंबर आ रहे हैं आपको, पेपर आप एग्जाम करके आ रहे हो, अगर 1 नंबर आया 0 तो बहुत कम नंबर है, मतलब पढ़ के नहीं गए हो। तो ऐसे यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार का बिल्कुल वो नंबर कम है, स्केल कम है, तो भ्रष्टाचार वहाँ बहुत ज़्यादा है। स्कोर अगर कम है, अगर स्कोर ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार के मामले में अच्छा काम कर रहे हो, वहाँ भ्रष्टाचार कम है। भारत का स्कोर 39 है और भारत की जो रैंक है 91 है। भारत का स्कोर 39 और जो कि विश्व औसत 42 से कम है। अगर मतलब कि एवरेज निकाली जाए ना भ्रष्टाचार के मामले में, तो एवरेज स्कोर था 42। तो उस मामले में भारत का एवरेज से थोड़ा कम है, 39 है। और लेकिन रैंकिंग में सुधार हुआ है अभी भ्रष्टाचार के मामले, मतलब हमें और सुधार करना है। एवरेज भी देखा जाए तो एवरेज से अभी हमारा स्कोर कम है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। हमारी रैंकिंग मैंने आपको बताया 91 है 182 देशों में। सुधार वाले देश जिन्होंने सुधार किया इस मामले में, तो एस्टोनिया, भूटान की रैंक 18 है, देख रहे हो आप, भूटान में 18 रैंक है। दक्षिण कोरिया ने लंबे समय से अपने भ्रष्टाचार स्तर को काफ़ी कम किया है। आगे चलें तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं साउथ सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला, यमन, लीबिया, ये सब सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्रीज़ हैं।
वही अफ्रीकन वाली हैं सब। अब आगे है सबसे कम भ्रष्ट देश, मैंने आपको बताया डेनमार्क नंबर 1 पर है। फिर फिनलैंड आता है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड। तो डेनमार्क याद रख लेना, नंबर 1 पर है। अब आगे है एशिया प्रशांत में, मतलब एशिया पैसिफिक में शीर्ष 5 वेस्ट हवाई अड्डों में, मतलब 5 हवाई अड्डों में जो बिजी हवाई अड्डे हैं, उसमें दिल्ली का सबसे आगे है। दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 5वां स्थान पर आया है। मतलब सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला एयरपोर्ट में एशिया के में, उसमें ये पहला 5वें नंबर पर आया है। कौन? दिल्ली। हवाई अड्डे का नाम कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एपीएसी की रैंकिंग में 5वां स्थान है। एपीएसी की रैंक उसमें 5वां स्थान है, पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो 5वें नंबर पर आया है ये। और डेटा ऑफिशियल जो एयरलाइन है, मतलब वहाँ से आपको मिल ही जाता है कि कितने लोगों ने टिकट बुक कराई, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है। बस 5वां नंबर है दिल्ली का, याद रख लेना। दिल्ली ने किन किन वैश्विक हब्स को पीछे छोड़ा है? तो सिंगापुर का जो हवाई अड्डा है, चांगी हवाई अड्डा, ये भी काफ़ी बिजी रहता है, इसको पीछे छोड़ दिया। इंचियोन, ये जो है अपना दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया का, इसको पीछे छोड़ दिया। थाईलैंड का स्वर्ण भूमि हवाई अड्डा, इसको भी पीछे छोड़ दिया। दिल्ली इनसे आगे चली गई है। तो पहले कोविड से पहले अगर आप देखो ना, 2019 में 9वें नंबर पर था दिल्ली, अब 2025 में 5वें नंबर पर आ गया है। उसके बाद आगे अब हम निधन देख लेते हैं। तो थॉमस वी कुनंकल, ये शिक्षा के क्षेत्र से हैं, सीबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पद्मश्री अवार्ड इनका मिल चुका है। तो फरवरी के महीने में इनका निधन हो गया है। ह्यू गेटिजर, ये लिटरेचर के क्षेत्र में है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध ट्रैवल राइटर यानी यात्रा लेखक थे, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। कौन? ह्यूज गेंटिजर। ओंद्रे बेत्तई, सोशियोलॉजी के क्षेत्र में। मणिशंकर मुखोपाध्याय, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, इनका भी इस साल निधन हो गया, लिटरेचर के क्षेत्र से। जो साइमन, सिनेमा के क्षेत्र में कन्नड़ फिल्म निर्माता थे, 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने डायरेक्शन किया है, का निधन हो गया। मुकुल रॉय, पॉलिटिक्स में, मतलब क्षेत्र पूछ लिया जाता है ना कि किस क्षेत्र से संबंधित थे। रिक्की एंड्रयू जे सिकनगोन, ये भी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, मेघालय के सांसद रह चुके हैं, ये अर्थशास्त्री भी थे। आर नल्लकनू, राजनीति के क्षेत्र में सीपीआई, 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। आर नल्लकनू का, कम्युनिस्ट थे। जतिंदर मेहरा, योग के क्षेत्र में स्टील इंडस्ट्री के दिग्गज थे, इनका निधन हो गया है। पूरा नेम है जतिंदर मेहरा का। डेविड जे फार्बर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट के रूप में ये प्रसिद्ध थे। रॉबर्ट डुवेल, आर्ट्स के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार अभिनेता थे, ये ऑस्कर विजेता थे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। द गॉडफादर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे रॉबर्ट डुवेल। फ्रेडरिक वाइसमैन, सिनेमा के क्षेत्र में। जेम्स वान डेरबिग, मनोरंजन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हॉलीवुड के अभिनेता थे, ये प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता थे मतलब। तो मैंने यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जो भी निधन थे, ओब्यूचरीज थी, मैंने कवर कर दी। अब आगे चलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम देख लेते हैं फरवरी वाली। तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार की है। तो 14 तालुका मुख्यालयों में सड़क, जल आपूर्ति, जल निकासी की जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, उसके लिए योजना शुरू की गई है। चक्र पहल, ये अपना एसबीआई की पहल है। अक्षय ऊर्जा, एविस और 8 सनराइजर सेक्टर का समर्थन करने के लिए 100 ट्रिलियन का रोड मैप बनाया गया है। किसके लिए? एविस के लिए। तो ये पहल किसकी है? पहल है भारतीय स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। राहवीर योजना है वैसे ये, दिल्ली सरकार के द्वारा, मतलब दिल्ली सरकार भी शामिल हो गई इसमें। वैसे ये राहवीर योजना अलग अलग सरकारों के द्वारा भी शुरू की गई है। गोल्डन आवर के दौरान, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों के लिए 25,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। जो उन्हें हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाएगा, उससे दिल्ली सरकार के द्वारा 25,000 रुपये दिए जाएंगे। आरबीआई एनएफसी संशोधन, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इसका संगठन पूछा है कि किसके द्वारा शुरू की गई है, तो रिजर्व बैंक के द्वारा। पर इतना याद रखना कि जो अनरजिस्टर्ड टाइप के एनबीएफसी हैं, इनकी श्रेणी की शुरुआत इतना इंपॉर्टेंट पर ये है नहीं, इसलिए मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे योजना जो फरवरी में सब बता दिया आपको, पर सभी जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है। पीएम सूर्य घर योजना आपको पता ही है कि ये सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और इसमें सोलर आप लगाओगे, सोलर पैनल वगैरह, तो आपको सब्सिडी वगैरह मिलेगी, छूट मिलेगी सरकार से, 78,000 तक की सब्सिडी है। E20 पेट्रोल शासन, E20 तो आपको पता है कि एथनॉल, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं अपना, उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 20% एथनॉल मिलेगा। 20% एथनॉल का मिश्रण करके अब ये अनिवार्य कर दिया है 1 अप्रैल से। पहले भी मिल ही रहा था, लेकिन अब एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके बाद है, ये कुछ मंत्रालयों की योजना है, जहाँ पर मंत्रालय पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण,
तो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये जो मंत्रालय है अपना इसमें विश्वसनीय डाटा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो डाटा वगैरह है उसके सर्वेक्षण सर्वे वगैरह का डाटा मिलता है इसमें। ये इतना डिपार्टमेंट याद रख लेना बस। और सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, इसका डिपार्टमेंट भी सेम, सर्वे वाला डिपार्टमेंट सेम ही होता है, यही एनएसओ ही होता है ज़्यादातर जो सर्वे होते हैं। देखो एनएसओ एनएसओ एनएसओ। पीएम सेतु कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा में 60,000 करोड़ के आवंटन के साथ 1,000 आईटीआई का अपग्रेड किया जाएगा उसको, ताकि रोजगार की क्षमता में वृद्धि हो। 2047 तक सभी के लिए बीमा, यह भारत सरकार और आईआरडीआई के द्वारा जारी किया गया। तो ये योजनाएं थी कुछ। अब शिखर सम्मेलन पर आते हैं, समिट पर आते हैं। तो इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। जो इम्पोर्टेंट है वही, बाकी यहाँ पर थीम वगैरह भी में इम्पोर्टेंट होती है, पर इसकी कोई थीम नहीं थी, तो ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान देने के लिए विंग्स इंडिया 2026 ये हैदराबाद में समिट हुआ। क्योंकि समिट हुआ कहाँ पर ये पूछा जाता है। भारत अरब विदेशी मंत्री की बैठक हुई दिल्ली में भी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। भारत फ्रांस रक्षा संवाद बेंगलुरु में। ब्राजील राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा हुई नई दिल्ली में। एआई समिट हुआ भारत मंडपम दिल्ली में। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज समिट हुआ हैदराबाद में। ब्लैक स्वॉन समिट हुआ ओडिशा में। बायो एशिया समिट हुआ हैदराबाद में। मुंबई क्लाइमेट वीक मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन बेंगलुरु में। जीआरपी प्रमुख का सम्मेलन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चिंतन शिविर कुर्ग में कर्नाटक के। प्लास्ट इंडिया ये नई दिल्ली में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक इटली में हुआ। शीत विंटर ओलंपिक। राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ पर लगा? तो ये लगा अपना शेगांव महाराष्ट्र में, इम्पोर्टेंट है ये। आयुर्वेदिक खेती और मार्केटिंग के लिए विशेष सेशन लगा था। आगे चलते हैं। अब आगे हम इम्पोर्टेंट डेज और उसकी थीम देख लेते हैं। जिसकी थीम है वो है, बाकी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो साथ में लिख दिया गया होगा। जैसे भारतीय तटरक्षक दिवस, इस बार का 50वां स्थापना दिवस था कोस्ट गार्ड का। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 फरवरी को मनाई जाती है। और इस बार इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी इस बार यूनाइटेड बाय यूनिक। इसके बाद 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये। इसकी थीम थी टुवार्ड 2030 नो एंड टू एफजीएम विदाउट सस्टेन कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर फरवरी महीने की जो भी थीम है मैंने सब कवर कर दिए हैं। तो हर एक डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि 12 महीने के अगर सब डेट पढ़ोगे तो वहाँ प्रश्न नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें एक ये वेटलैंड वाला था और कैंसर वाला। बाकी मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूंगा। विश्व दलहन दिवस ये इंपॉर्टेंट है 10 फरवरी को। ये थीम थी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस। 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है, और ये हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में। और 11 फरवरी को ही विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस, बार की थीम है। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। ये सरोजनी नायडू की 147वीं जयंती इस बार है, और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजनी नायडू की के मतलब जयंती पर ही मनाया जाता है नेशनल वुमेन डे। विश्व हिप्पो दिवस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बचपन ये भी नहीं है। वैश्विक अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस ये इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी याद रख लेना, 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इस बार की थीम है। चिंतन दिवस, प्रोटीन दिवस, विश्व एनजीओ दिवस याद रख लेना 27 फरवरी। 28 फरवरी को ये पूछा जाता है नेशनल साइंस डे, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसकी थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। ठीक, याद रख लीजिएगा, इस बार की थीम यही है, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलें। अब आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो हेवन 1 दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन। अभी तक जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कोई प्राइवेट नहीं है, नासा के द्वारा या यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी हैं मतलब उनके सहयोग से बना है, पर किसी प्राइवेट उसने संस्था ने नहीं बनाया किसी ने। पर पहली बार जो हेमन 1 होगा ये दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब सरकारी वर्चस्व की बजाय
निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज का युग शुरू होने जा रहा है। तो वास्ट स्पेस अमेरिका के ही है ये, मतलब अमेरिका की ही प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है स्टेशन, 2027 में लॉन्च किया जाना है। तो इसका नाम क्या है? हेवन 1 रखा जाएगा नाम। और वास्ट स्पेस के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है, 2027 तक प्रस्तावित है। और किस रॉकेट के द्वारा? तो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 के द्वारा। और दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा ये। आगे भारत का पहला स्वदेशी व्हील्ड ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है एलेक्सिस डब्ल्यू। ये भारत के द्वारा, मतलब भारत का पहला जो स्वदेशी रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब ऊपर देखोगे आप मानव की तरह है, नीचे इसके चक्के लगे हुए हैं। ये नाम है इसका, मतलब इसलिए कहते हैं ह्यूमनॉइड, व्हील्ड ह्यूमनॉइड, मतलब चक्के वाला ह्यूमनॉइड है, रोबोट बनाया गया है। किसके द्वारा? इसका नाम रखा गया एलेक्सिस डब्ल्यू। और निर्माता कंपनी है एडवर्ब, ये भारतीय रोबोटिक्स कंपनी है, याद रखिएगा। और इसका विशेषताएं क्या है इस रोबोट की? तो इसमें इंसानों जैसे ऊपरी शरीर है, अपर बॉडी, और चलने के लिए पहिए वाला बेस बनाया गया है। और ये वेयरहाउस में सामान उठाने, सामग्री प्रबंधन, आंतरिक परिवहन, मतलब समझ लो कि हाँ, एक तरह से सामान वगैरह जो इसको दे दिया जाएगा, कोई चीज़ रखनी है, कहाँ पर रखनी है, ये सब काम कर पाएगा ये ह्यूमनॉइड रोबोट। भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो शपथ दिलाई गई थी, एक तरह से सबने शपथ ली थी कि हम जो एआई है इसका इस्तेमाल मानव के हित के लिए करेंगे, एथिकली करेंगे, गलत तरीके से नहीं करेंगे ना। उसकी शपथ दिलाई गई थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और इंडिया एआई समिट 2026 में जो अभी हुआ था, उसी में भारत मंडपम नई दिल्ली में, है ना। यह केवल तकनीक का उपयोग नहीं है, जिम्मेदारी एआई मतलब क्या कि यह केवल तकनीक का उपयोग नहीं, बल्कि उसे नैतिक, एथिकल रूप से उपयोग करना सुनिश्चित करना, इसके लिए ये शपथ दिलाई गई थी। अब आगे चलते हैं। इसरो ने चंद्रयान 4 के लैंडिंग स्थान का चयन कर लिया है। जो इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 भेजा जाएगा ना, कि कहाँ पर भेजा जाएगा चंद्रमा के, उसका चयन कर लिया गया है। तो चंद्रयान 4 का मुख्य जो लक्ष्य है, कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के जो सैंपल हैं, उसे इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लेकर आना, ये लक्ष्य रखा गया है। कि चंद्रमा हमारा, मतलब हम चंद्रमा पर जाएंगे, अपना भेजेंगे मिशन, उसके द्वारा जो रोबोट होगा वहाँ से सैंपल इकट्ठा करेगा, उसको फिर वापस धरती पर लेकर आएगा। तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन सकता है। तो लैंडिंग स्थल का जो चयन है, उसका नाम भारत ने, मतलब साउथ पोल में चंद्रमा के, उसका नाम रखा है मॉन्स मुटन। क्या? मॉन्स मुटन। इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स मुटन क्षेत्र को लैंडिंग के लिए चुना है। तो इससे पहले आपको पता है कि हमारा जो चंद्रयान 1 था, 2008 में लॉन्च हुआ था। इससे चंद्रमा पर पानी के बारे में खोज हुई थी, कि चंद्रमा पर पानी है। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। इसका ऑर्बिटर तो सफल रहा था, लेकिन जो लैंडर है वो थोड़ा असफल हो गया था, क्योंकि जो सॉफ्ट लैंडिंग हमने करानी थी, पर हार्ड लैंडिंग हो गई थी। फिर चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ। ये दक्षिणी ध्रुव, जो साउथ पोल था चाहे उसका, मून का, उस पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई। जो कि हमारी पहले पिछली बार हम फेल हो गए थे ना, हार्ड लैंडिंग हो गई थी। यहाँ पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। और ये करने वाला विश्व का पहला मिशन था, जहाँ पर जो साउथ पोल पर गया चंद्रमा के। अब हम चंद्रयान 4, जो कि 2028 के लिए नियोजित है, वहाँ से हम सैंपल लेकर वापस आएंगे। तो जो ये चंद्रयान 4 है ना मिशन, इसकी अगर हम जटिलता समझें, तो ये जो मिशन है, चंद्रयान 4 अब तक का सबसे जटिल मिशन है, क्योंकि इसमें एक के बजाय 5 अलग-अलग हिस्से शामिल हैं। एक होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, इसे पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। फिर होगा ट्रांसफर मॉड्यूल, ये सैंपल को चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा तक लाएगा। फिर होगा डिसेंडर मॉड्यूल, ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। होगा फिर असेंडर मॉड्यूल, ये सैंपल जो है चंद्रमा की सतह से ऊपर उड़ेगा लेकर। ये जो डिसेंडर होगा चंद्रमा की सतह पर, जो असेंडर होगा फिर सतह से फिर ऊपर की ओर उड़ेगा। फिर री एंट्री मॉड्यूल, ये सैंपल को भारत के मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और हमारे पास लेकर आएगा। तो बहुत ही जटिल इस बार का मिशन होगा चंद्रयान 4। आप देख रहे हो 5-5 इसमें अलग अलग हिस्से शामिल होंगे। तो अब आगे है डिफेंस के क्षेत्र में। तो हैमर, जो हैमर मिसाइल है ना, भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है, कि जो फ्रांस है टेक्नोलॉजी भी भारत को देगा और भारत में ही बनाएगा। जो ये हैमर मिसाइल है, ये राफेल में लगती है हैमर मिसाइल, तो हमें पहले फ्रांस से मंगानी पड़ती थी, अब यहीं पर भारत में ही बनेगी। तो हैमर की फुल फॉर्म है हाईली एगाइल मॉडुलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। का प्रकार, ये मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली, यानी एयर टू सरफेस मार करने वाली, ऊपर से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होगी। का जो जॉइंट वेंचर होगा, फ्रांस की कौन सी, सैफरान कंपनी, और भारत की बीईएल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा
ये बनाई जाएगी और मुख्य रूप से जो रफाल फाइटर जेट है ना, उसी में ये मिसाइल लगती है। पहले हम वहाँ से मंगाते थे, अब हम भारत में बनाया करेंगे। और किसके सहायता से? तो फ्रांस की सफरान कंपनी। नाम क्या है मिसाइल का? हैमर। उसके बाद है आइनस अंजदीप, भारत का नया डॉल्फिन हंटर। तो भारतीय नौसेना ने 27 फरवरी 2026 को चेन्नई पोर्ट पर अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम है आईएनएस अंजदीप को कमीशन किया है। कहाँ पर? चेन्नई पोर्ट पर। नाम क्या है इसका? आईएनएस अंजदीप। इसे डॉल्फिन हंटर भी कहा जाता है। इस युद्धपोत का नाम कर्नाटक के करवार तट के पास स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। आइलैंड है अंजदीप, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब आ गया है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो भारत बना अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन। तो आपको पता है कि भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। इसको हराया था इंग्लैंड को। 411 रन मारे थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था, क्योंकि जो वैभव सूर्यवंशी था ना, उसने 80 गेंदों पर 175 रन बना दिए थे वैभव सूर्यवंशी ने। कारण जो स्कोर हुआ 411 बन गया और इंग्लैंड हार गया। तो भारत ने ये अंडर 19 में भारत का छठा खिताब है। इससे पहले 2008, 12, 18 और 22, 1, 2, 3, 4, 5 बार यहाँ और छठा इस बार 2026 में। तो 6 बार भारत जीत चुका है। तो वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 साल की उम्र में 80 गेंदों पर 175 रन बनाने वाली इन्होंने पारी खेली और 55 गेंदों पर इन्होंने शतक बना दिया था। और ये अंडर 19 फाइनल का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है ये। कप्तान कौन थे? तो आयुष मात्रे। के बाद है कि भारत ने जीती सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। तो इसमें भारत ने हराया किसको? तो बांग्लादेश को, और भारत जीत गया है। महिला टीम थी। 4-0 से भारत की जीत हुई है। कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल में, पोखरा रंगशाला स्टेडियम में। राशिद खान का ऐतिहासिक 700 टी20 विकेट का रिकॉर्ड हो गया है राशिद खान ने। मतलब कि इंटरनेशनल और जो लीग वगैरह होती है ना, जैसे आईपीएल, पीएसएल, सब लीग मिलाकर, मतलब टी20 के जो भी मैच होते हैं, उसमें 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टी20 में 700 विकेट लिए हैं। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के हैं। और कौन से मैच में इन्होंने 7वां विकेट लिया था? तो जो टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, में यूएई के खिलाफ ये खेल रहे थे, अरुण जेटली नई दिल्ली स्टेडियम में। तो वहीं पर इन्होंने 7वां शिकार बनाया यूएई के मोहम्मद अरफान को। तो इन्होंने ड्वेन ब्रेवो को पीछे छोड़ दिया है। राशिद खान ने, ब्रेवो आपको पता है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है ना, उनको पीछे छोड़ दिया है। उनकी विकेटें थी 631 का रिकॉर्ड छोड़ दिया है। अब 700 विकेट के साथ इन्होंने नया वैश्विक मानक स्थापित किया है। तो अब आगे चलते हैं। तो भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को मैंने आपको बताया था, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। और भारत के तेजस्वी शंकर ने पुरुषों के हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है। अब आ गया कि जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जीत गया। अब तो अ, जम्मू कश्मीर आपको पता है कि पहली बार रणजी ट्रॉफी इस बार जम्मू कश्मीर ने जीती है। इनका पहला खिताब है ये। हराया किसको? कर्नाटक को। 91 एडिशन था। मैच क्या हुआ था? पहले में इन्होंने लीड ले ली थी स्कोर बनाकर। दूसरे में क्या हुआ? ड्रॉ हो गया, क्योंकि आपको पता है टेस्ट मैच में क्या होता है कि पहले स्कोर बनाता है, दूसरी टीम खेलती है, उसे लीड लेनी होती है या पीछे रहे। तो तीसरी बार जब टीम खेले, एक तरह से ऑल आउट करना होता है। जब तक दूसरी टीम को ऑल आउट नहीं करोगे आप, मैच ड्रॉ हो जाता है। इतना तो आपको पता ही है टेस्ट मैच में। पर इसमें क्या होता है, जब फाइनल होता है ना, अगर आप ड्रॉ भी हो तो जो लीड जिसके पास होती है, विजेता वो होता है। तो लीड थी जम्मू कश्मीर के बाद, तो मैच ड्रॉ रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर को पहली पारी की जो बढ़त थी, के आधार पर विजेता घोषित किया गया। और 67 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर ने यह खिताब जीता है। तो जम्मू कश्मीर जीता है, कर्नाटक को हराया। कर्नाटक के उस समय फाइनल में कौन थे, क्या कहते हैं कप्तान? तो देवदत्त पडिक्कल। और जम्मू कश्मीर के कैप्टन है पारस डोगरा। अब है 25th विंटर ओलंपिक, जो कि इटली में हुआ है। 25th एडिशन था यह, इटली में, जिसका आधिकारिक नाम था मिलानो कोर्टिना ओलंपिक। यह तीसरी बार है कि जब इटली ने शीतकालीन खेलों की मेजबानी की है। तो 116 पदक स्पर्धाएं कंपटीशन हुए। इसमें 8 खेल थे और 16 विधाएं थी, जिसमें इटली के 4 प्रमुख शहरों ने इसका होस्ट किया था। मिलान ने, कोटिना डी एम्पोजो ने, इटालियन नेम है सब, बर्मियो ने, और वेल डी फियमे ने। और इसका नाम रखा गया है, आधिकारिक नाम, मिलानो कोटिना। मिलानो कोटिना में अगर आप मेडल टैली देखोगे तो नंबर 1 पर है नॉर्वे। 18 गोल्ड मेडल, 12 रजत, 11 कांस्य और 41 टोटल मेडल जीते हैं। पीछे शायद मैंने आपको 17 कहीं पर पढ़ाया था ना, उस समय टैली चल रही थी, पर 18 मेडल नहीं, याद रखिएगा। 17 भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है, पर 18 जीत लिए अब टोटल। यूएसए ने 12,
नीदरलैंड 10, इटली जो मेजबान देश है इसने 10 गोल्ड मेडल, जर्मनी ने 8 गोल्ड मेडल। टोटल 41 मेडल जीते हैं नॉर्वे ने, यूएसए ने 33, नीदरलैंड 20, इटली 30 और जर्मनी ने 26 मेडल जीते हैं। अब आप कहो कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो भारत का खाता नहीं खुला है। भारत ने इन खेलों में हिस्सा लिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हालांकि इस बार भारत पदक तालिका में जगह नहीं बना सका। तो यहाँ पर हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट होती है, पूरा करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ इसके प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। तो चलिए, तो पहला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संदर्भ में सही कथन चुने। तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल। भारत का स्कोर 39 है और रैंक 91 है, तो ये भी सही है। भारत की जो रैंक थी इस बार 91 थी। जो वैश्विक औसत है ये 42 है, 42 स्कोर है, जो पिछले दशक में सबसे कम है। हाँ, वैश्विक औसत 42 है और भारत का तो 39 है, आपको पता है स्कोर जो एवरेज से भी कम है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के संदर्भ में विचार करते हैं कि यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सूचकांक नहीं, इसके द्वारा थोड़ा जारी किया जाता है, ये तो अपना उसका बौद्धिक वाला वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर इस सूचकांक में नंबर 1 पर है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल वाले में तो सिंगापुर 1 पर ही था, ये सही है वाला कथन। और यह केवल जीडीपी और सैन्य शक्ति के आधार पर देशों का आकलन करता है, गलत। जो रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स होता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी होता है, ये सही है। सिंगापुर आपको पता है मैंने नंबर 1 पर है, पर इसमें जीडीपी और सैन्य शक्ति नहीं बल्कि पर्यावरण, सामाजिक जो वहाँ का समावेश है उनका आकलन करता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। जीडीपी वोडीपी नहीं इसमें आती, तो केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है, मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के संदर्भ में ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं उसने नॉर्वे ने, कितने? 41 थे ना। नॉर्वे ने 17 स्वर्ण पदक जीतकर एक ही विंटर गेम में सर्वाधिक स्वर्ण का रिकॉर्ड बनाया। ये तो सही है, बस यहाँ पर 18 लिख लो। पहले 17 जीते थे, वो भी रिकॉर्ड ही बन गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन अब अपडेट हो गया 18 हो गया, मतलब टोटल जो फाइनल मेडल टैली बनी है ना, 18 गोल्ड मेडल जीते हैं और रिकॉर्ड बना है। भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता नहीं। जर्मनी ने रिकॉर्ड पदक तालिका में टॉप वाला स्थान नहीं, गलत है। टॉप पर तो नॉर्वे था। इसमें कौन सा कथन सही होगा? इसमें केवल बी। अगला प्रश्न है कि हेवन 1, इसके बारे में हम विचार करते हैं। यह दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है, बिल्कुल सही। और इसे नासा के द्वारा विकसित किया जा रहा है, हेवन 1 को। नहीं, नासा नहीं। अगर नासा के द्वारा होता तो ये प्राइवेट कंपनी ही कर रही है। इसे 2027 में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ये भी कथन सही है। हेवन 1 दुनिया का पहला निजी अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो कि वास्ट स्पेस नामक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ना कि नासा के द्वारा। कंपनी का नाम क्या था? वास्ट स्पेस, मैंने आपको पढ़ाया भी था। वास्ट स्पेस ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, नासा के द्वारा नहीं किया जा रहा। और फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है, तो सही है। इसमें पहला और तीसरा कथन सही होगा, तो ये रहा ना, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या है? तो जो वेटलैंड है अपना, वेटलैंड डे है, इसकी थीम क्या है? तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ऑप्शन बी। नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा निम्नलिखित को जोड़ता है। तो ये बजट वाला टॉपिक का क्वेश्चन है। आपने अगर बजट वाली वीडियो मेरी देखी होगी, पढ़ा होगा, तो पता होगा आपका। ये जो गलियारा है ये डंकुनी को सूरत से जोड़ता है। माल ढुलाई गलियारा है मालगाड़ी का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 में नीति आयोग की नई सीईओ कौन बनी है? तो अतिरिक्त कार्यभार मिला है निधि छिब्बर को, ऑप्शन बी। पहले सुब्रमण्यम थे। अब अगला प्रश्न है कि यूनियन कैबिनेट ने फरवरी 2026 में केरला का ऑफिशियल नाम बदलकर क्या कर दिया है? केरला प्रदेश कर दिया? नहीं, केरलम कर दिया है, ऑप्शन बी। मलयालम में केरलम कहते हैं। बजट 2026 के 3 मुख्य स्तंभ कौन से थे? तो आर्थिक विकास, जन आकांक्षाएं, सबका साथ सबका विकास। कृषि क्रांति नहीं थे, तो कौन सा शामिल नहीं है? कृषि क्रांति। भारत विस्तार की पूरा नाम क्या है? तो भारत विस्तार मैंने आपको अभी भी जब ओवरव्यू दे रहा था वहां पर भी थोड़ा सा बता दिया था ना इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है विस्तार की वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ये एक एआई संचालित मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जो किसान होंगे
वो एक तरह से एआई से उनकी ही लैंग्वेज में, लोकल भाषा में एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे वो। तो अगला प्रश्न है कि बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स कितना प्रस्तावित है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था अपना 12.2 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्चा होंगे पूंजीगत व्यय। अगला प्रश्न है कि हाई स्पीड रेल के कितने कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो थाला फॉर ए रीजन 7, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद के द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये है इजराइल के द्वारा, यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 से भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को सम्मानित किया गया है। तो संची नहीं, ये वाला वासई कैथेड्रल को अभी पता ना आपको यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आगे चलें। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल टीचर प्राइज किसे मिला है। तो नाम देखिए कौन सा आपको जाना पहचाना लग रहा है। तो रूबल नेगी को मिला है। के बाद है बाफ्ता पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का सम्मान पाने वाली पहली मणिपुरी फिल्म। तो ये कौन सी फिल्म है। ये है बूंग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा बूंग, मणिपुरी फिल्म है ना। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मिला है मंधाना को। एएआई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसमें पहली महिला मानव संसाधन निदेशक कौन बनी है। ये बनी है निवेदिता दुबे। ये जब भी पढ़ा तो नाम देखने में ही समझ आता हाँ ये बनी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने किस पोत को फरवरी 2026 में चेन्नई में कमीशन किया है। तो ये वाला था अंजदीप, हाँ अंजदीप ही था, चेन्नई इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रक्षा सार्वजनिक उपक्रम को किसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। तो यंत्र को, यंत्र इंडिया लिमिटेड को। अगला प्रश्न है भारत ने फरवरी 2026 में आयोजित आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब किसे हराकर जीता है। तो अंग्रेजों को हराकर, इंग्लैंड को। अभी सेमीफाइनल में हम जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भी इंग्लैंड को हरा दिया। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश के मिलान और कोटिना शहरों में किया गया। तो इटली में हुआ है विंटर ओलंपिक। अगला प्रश्न है दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नेक व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ये योजना का नाम है राह वीर योजना। इसमें 25,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा जो मदद करेगा ना उसको। तो आगे है अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है। ये अगर मैंने आपको नहीं पढ़ा है तो याद रख लेना। ये योजना है ये वाली होम स्टे योजना। ये होम स्टे जो योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो रूरल टूरिज्म होगा ना उसको बढ़ावा दिया जाएगा। वहाँ पर गांव में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन है इसका सही। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में इस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया। कौन सी कंपनी थी। क्वालकॉम। तो इसकी जो पीडीएफ है अभी वीडियो खत्म होने के बाद पहले तो आपको जनवरी की पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको सब मिलता रहेगा। एप्लीकेशन पर सारी फ्री पीडीएफ जो है अपलोड हो जाती हैं। और फरवरी की कल हो जाएगी, अभी जनवरी की होगी, फरवरी की कल हो जाएगी। पहले वीडियो को देखो, अच्छे से रिवीजन करो, मतलब सुनो, उसके बाद कल पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।